नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 11 अक्टूबर 2022। आज के इंपोर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज के बारे में आपको मालूम होगा, अल्फ्रेड नोबेल करके एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, फिलांथ्रोपिस्ट, उनके नाम पर दिए जाते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज। एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल अपना विल में लिखा हुआ था कि इस तरह प्राइसेस देना है 5 फील्ड्स में। कौन कौन सा है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड पीस। तो अपना विल में अल्फ्रेड नोबेल ने इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज देने के लिए नहीं बोला गया था, बट 1968 में स्वेरिजस रिक्सबैंक करके एक एजेंसी इकोनॉमिक साइंसेस में भी एनुअल अवार्ड्स देने के लिए डिसाइड करते हैं, और ये लॉरिएट्स को सेलेक्ट करने का काम स्वेरिजस रिक्सबैंक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को देते हैं, जो नोबेल प्राइज लॉरिएट्स को भी सेलेक्ट करते हैं। तो तब से बेसिकली 1968 से ये जो स्वेरिजस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस को नोबेल मेमोरियल प्राइज बोलते हैं। वैसे देखा जाएगा तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, पर एक्चुअली ये नोबेल मेमोरियल प्राइज है। ठीक है, एक मेमोरियल प्राइज है जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इन स्टॉकहोम देते हैं। समझ लीजिएगा, 1968 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और 1969 में पहला अवार्ड दिया गया था किनको? रगनर फ्रिश ऑफ नॉर्वे को एंड जैन टिनबर्गन ऑफ नेदरलैंड्स को। और अमर्त्य सेन के बारे में तो आपको मालूम होगा, ही वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया। नाउ 2022 स्वेरिजस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस या फिर नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है बेन एस बर्नानके, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डायबिको फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो इन 3 इकोनॉमिक्स के रिसर्च की वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी के बारे में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करना है, तो ये सब के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में इनके रिसर्च काम आया है और इन्हें मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। अगला है कंसर्न्ड ओवर कंटिन्यूड डिस्ट्रेस इन ओडिशास विलेज ऑफ विडोस। ओडिशा में एक डिस्ट्रिक्ट है केयोंझर डिस्ट्रिक्ट, उधर एक विलेज है मदरंगजोड़ी विलेज। इस विलेज को विलेज ऑफ विडोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका रीजन ये है, इस विलेज में करीब 40 लोगों का डेथ हो चुका है दोस्तों पायरोफाइलेट ग्राइंडिंग की वजह से, या फिर ड्यू टू द एक्सपोजर टू ए पायरोफाइलेट ग्राइंडिंग यूनिट। क्या है पायरोफाइलेट? पायरोफाइलेट बेसिकली एक क्ले मिनरल है जो स्मूथ एंड सॉफ्ट है। ये बेसिकली एज ए फिलर यूज करते हैं दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सच एज पेपर, प्लास्टिक, पेंट, इंसेक्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। अब ये पायरोफाइलेट का हाई कॉन्सेंट्रेशन इनहेल करने से हमें इरिटेशन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्रोनिक इफेक्ट्स हो सकता है, इवन डेथ भी। तो इस विलेज में करीब 40 लोगों का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो दोस्तों, ये उन विलेजेस के विडोज का फोटो है। तो 40 लोगों का डेथ हो चुका है ऑलरेडी उधर पायरोफाइलेट एक्सपोजर की वजह से। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, इसलिए न्यूज में आया है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपको पता ही होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में मेंशन नहीं था, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इसे इंक्लूड किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज एन अथॉरिटी वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव है एंड इट इज डेल्ट विथ आर्टिकल 338। तो प्रेजेंटली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का चेयरमैन है हर्षा चौहान। अगला है इंडियन एयरफोर्स गेट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम्स। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी साहब ने अनाउंस किया है कि एक नया वेपन सिस्टम्स ब्रांच फॉर ऑफिसेस क्रिएट करेंगे एयरफोर्स में। ये एयरफोर्स का पहला ऑपरेशनल ब्रांच होगा जो इंडिपेंडेंस के बाद क्रिएट होगा, और ये न्यू कैडर में 4 स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स होंगे। वन इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सेकेंड इज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, थर्ड इज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जिसे आरपीए बोलते हैं, एंड वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर्स इन ट्विन एंड मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली आप इतना ही समझ लीजिएगा दोस्तों, एयरफोर्स का और एक ब्रांच खुलने वाला है वेपन सिस्टम्स ब्रांच करके। ठीक है, एंड ये न्यू ब्रांच की वजह से करीब 3500 करोड़ रुपीस एयरफोर्स सेव कर पाएंगे।
बेसिकली फ्लाइंग ट्रेनिंग में आजकल जो खर्चा हो रहा है वो कम कर सकता है ये नया ब्रांच से। एयरफोर्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, अक्टूबर 8 1932 को फाउंड हुआ था। रिसेंटली एयरफोर्स ने अपना रेसिंग डे भी सेलिब्रेट किया था। कमांडर इन चीफ ऑफ द एयरफोर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया का 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, विच इज द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स चीफ है, या फिर चीफ ऑफ द एयरफोर्स है, सॉरी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अगला है द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा, बेसिकली इट्स ए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी। उनका 26th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री हेल्ड हुआ था रोम, इटली में। तो उधर उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है दोस्तों। रिपोर्ट का टाइटल है द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेस ऑफ टिम्बर फॉर ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली टिम्बर का जो डिमांड होगा फ्यूचर में, लकड़ी का जो डिमांड होगा उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, इट एस्टिमेट्स एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर वुड प्रोडक्ट्स लाइक मास टिम्बर एंड मैनमेड सेलुलोज फाइबर दैट आर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव्स टू नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स। तो देखिए फ्यूचर में वुड प्रोडक्ट्स लाइक मास टिम्बर एंड मैनमेड सेलुलोज फाइबर का डिमांड ज्यादा होने वाला है, जो आजकल नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स का एज एन ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है, ये बताया है इस रिपोर्ट में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 किसने रिलीज किया है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। दैट इज यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। तो हंगर को एलिमिनेट करना इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है। ये 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये है, एक तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड ये इंश्योर करना सारे लोगों को हाई क्वालिटी फूड के लिए एक्सेस हो सफिशिएंट क्वांटिटीज में, ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर पाए। एफएओ का हेडक्वार्टर्स है रोम। अगला है MENA रीजन एमर्जेस एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो अडोप्टर। MENA मतलब क्या है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ध्यान दीजिएगा। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट है दोस्तों दुनिया में, ये बताया है ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स ने। 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स रिलीज किया है एक ब्लॉकचेन रिसर्चर चेन एनालिसिस ने। चेन एनालिसिस बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, यही रिलीज करता है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो इससे यह पता चला है फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है। इस रीजन में 48% इंक्रीज देखने को मिला है दोस्तों इन द वॉल्यूम ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिसीव्ड। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। द बेस्ट नॉन क्रिप्टो करेंसी टुडे बिटकॉइन है, जिसे इन्वेंट किया था एक अननोन पर्सन सतोशी नकामोटो इन 2008। रिसेंटली एल साल्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री बना था जिन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अडोप्ट। फाइनल न्यूज, सिप्री स्टडी ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली स्टॉकहोम स्वीडन बेस्ड एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च कंडक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट में। यह 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था एट स्टॉकहोम, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। नाउ इनका एक स्टडी रिपोर्ट रिलीज हुआ है दोस्तों ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो इंडिया रैंक्स 4th एमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस। तो बेसिकली ये जो स्टडी रिपोर्ट है केवल इंडो पैसिफिक कंट्रीज का हुआ है दोस्तों, तो जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस अचीव किया है डिफेंस प्रोडक्शन में। तो इसमें टॉप किया है चाइना, सेकंड है जापान, थर्ड है साउथ कोरिया, फोर्थ है इंडिया एंड हमारा नेबर कंट्री पाकिस्तान का रैंक है 8। ठीक है, टोटल 12 कंट्रीज का रैंकिंग किया है। नाउ 2016 और 2020 में इंडिया इज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट किस कंट्री करते हैं, वो है सऊदी अरेबिया। इसके बाद इंडिया है दोस्तों सिप्री के हिसाब से। इंडिया ने 2016 और 2020 के बीच में जितना प्रोक्योरमेंट किया है, बेसिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया है, उसका 84% वास ऑफ फॉरेन ओरिजिन। इसलिए आजकल हम सेल्फ रिलायंस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अंडर। एंड लास्ट टू लास्ट ईयर करीब 108 आइटम्स के ऊपर एम्बार्गो बेसिकली बैन लगाया था, मतलब इंडिया में ये इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करना है करके। तो धीरे धीरे इंडिया कंप्लीट सेल्फ रिलायंस अचीव करेंगे, पर अभी टाइम है। अभी इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स है पूरी दुनिया में।
तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।